तो वेलकम बैक दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आज हम आउटपुट एंड फीडबैक सेक्शन के ऊपर में एक लाइव प्रैक्टिकल वीडियो करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आउटपुट और फीडबैक सेक्शन के अंदर जो जो कंपोनेंट लगे होते हैं, अगर इस सेक्शन में कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाता है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है एसएमपीएस में, ये आज हम इस वीडियो में लाइव करके देखेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में समझ आ जाए कि किस कंपोनेंट का क्या काम है और उसके ख़राब हो जाने से हमारी आउटपुट पे किस तरह की प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए दोस्तों मैं ये SMPS मॉड्यूल यूज़ करने वाला हूँ। इसी के अंदर मैं आपको कंपोनेंट्स रिमूव करके और शॉर्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से कौन से कंपोनेंट की वजह से क्या दिक्कत आ रही है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने ये सीरीज़ लैंप भी अपना फ्रेम में ले लिया है ताकि आपको सीरीज़ लैंप पे क्या एक्शन हो रहा है वो भी आपको इसमें दिखता रहे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं ये मॉड्यूल को ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है। तो ये मैंने मॉड्यूल ऑन कर दिया है दोस्तों, आप देख सकते हो इसका LED इंडिकेटर ऑन हो गया है। अब मैं आपको इसकी वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 12 वोल्ट की आउटपुट आ रही है। तो ये 12 वोल्ट का हमारा मॉड्यूल है। तो इस तरह के अडाप्टर्स में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम जो आती है वो ये होती है कि इसकी ये जो आउटपुट की लीड होती है, ये लीड शॉर्ट हो जाती है। क्योंकि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से तार इसकी मुड़ती रहती है बार बार, और मुड़ने की वजह से क्या होता है कि ये तार की इंसुलेशन यहाँ से छूट जाती है और दोनों तारें आपस में शॉर्ट हो जाती हैं। तो जब तारें शॉर्ट हो जाती हैं तो हमें आउटपुट नहीं मिलती है उस केस में। तो आज सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि अगर ये इसकी आउटपुट लीड ही शॉर्ट हो जाए तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी। ये हमारी आउटपुट लीड का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, नेगेटिव यहाँ कनेक्टेड है, और यही दोनों टर्मिनल इस कैपेसिटर के भी हैं। तो अगर ये आउटपुट लीड शॉर्ट हो जाए या ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, एक ही बात है, आउटपुट पे हमें सेम प्रॉब्लम दिखाई देगी इन दोनों केसेस में, कि हमारा कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तब भी वही प्रॉब्लम आएगी और लीड शॉर्ट हो जाए तब भी सेम प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं सबसे पहले आपको ये जो कैपेसिटर के दोनों पॉइंट हैं इनको शॉर्ट करके दिखाता हूँ कि इससे हमारी SMPS में क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आउटपुट कैपेसिटर है हमारा, इसकी दोनों लेग्स को मैंने शॉर्ट कर दिया है। ये हमारा कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है और इसकी ये दोनों लेग्स हैं, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है। देखिए मैं आउटपुट लीड पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करा देता हूँ एक बार। ये देखिए इसमें फुल कॉन्टिन्यूटी आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने दोनों कैपेसिटर के जो लेग्स हैं उसको शॉर्ट कर दिया है दोस्तों। तो आपके केस में कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। ये आउटपुट लीड जो है ये तो बहुत कॉमनली शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आउटपुट शॉर्ट हो जाती है हमारी। तो अब हम दोस्तों इसको ऑन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या आती है इसकी वजह से। तो ये दोस्तों मैंने ऑन कर दिया है इसको। अब सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो सीरीज लैंप है ये ब्लिंक करने लग गया है, और आउटपुट चेक करते हैं इसकी हम। तो देखिए दोस्तों कि आउटपुट पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि हमने शॉर्ट कर रखा है। लेकिन सीरीज लैंप हमें बता रहा है कि इस सर्किट में कुछ शॉर्ट है, वो बार बार ब्लिंक कर रहा है। तो जब भी आउटपुट आपकी शॉर्ट होगी आप उसको सीरीज लैंप पे कनेक्ट करेंगे तो इसी तरह से सीरीज लैंप आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। तो सीरीज लैंप जब भी ग्लो कर रहा है आपको समझ लेना है कि कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अगर इनपुट प्राइमरी साइड में शॉर्ट सर्किट होगा तो सीरीज लैंप फुल ग्लो करने लग जाता है, लेकिन आउटपुट साइड के शॉर्ट में ये इस तरह से ब्लिंक करने लगता है दोस्तों। अब मैंने इसको बंद कर दिया है और ये जो हमने शॉर्ट किया था इसको निकाल देते हैं।
अब ये शॉर्टिंग मैंने इसकी निकाल दी है। अब हम दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर के बाद में डायोड लगा हुआ है, इस डायोड को हम शॉर्ट करके देखते हैं। तो ये डायोड हमारा कहाँ लगा है दोस्तों, ये डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं। इसमें दो डायोड पैरेलल में लगे हुए हैं, तो दोनों पैरेलल डायोड में से किसी एक को भी अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये डायोड मैंने शॉर्ट कर दिया है दोस्तों। अब मैंने इसको पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है, डायोड शॉर्ट किया हुआ है, ये अभी भी सीरीज लैंप हमारा उसी तरह से ब्लिंक कर रहा है। और आउटपुट पे वोल्टेज भी देख लेते हैं। देखिए बहुत थोड़े से वोल्टेज बन रहे हैं यहाँ पे और फ्लक्चुएट हो रहे हैं साथ में। तो अब ऐसा दोस्तों क्यों हो रहा है, देखिए दोस्तों, जब ये डायोड को हमने शॉर्ट कर दिया, हमने क्या किया कि यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा लगा के और इस तरफ लगा दिया, ये डायोड को हमने शॉर्ट कर दिया यहाँ से। अब शॉर्ट करने से दोस्तों क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहाँ से हमें पल्सेटिंग डीसी इस तरह से पल्सेस आ रही हैं वहाँ से। अब ये डायोड का क्या काम है, इन पल्सेस को रेक्टिफाई करके इनका जो नेगेटिव वाला जो एरिया है, जो माइनस वाला जो एरिया है पल्स का नीचे वाला, इसको ये डायोड यहाँ से हटा देता है, और यानी कि सिर्फ पॉजिटिव साइड की पल्स को जाने देता है और नेगेटिव को हटा देता है। अब क्योंकि हमने डायोड को शॉर्ट कर दिया है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव साइड की पल्सेस हैं वो वहाँ से रेक्टिफाई नहीं हो रही हैं, और वो पूरी की पूरी पल्स जो है वो यहाँ आगे कैपेसिटर पे पहुँच जाती है। तो जब कैपेसिटर पे ये पूरी पल्स आ रही है तो उससे होता क्या है दोस्तों कि जब जब पॉजिटिव साइड की पल्स आती है कैपेसिटर चार्ज होने लगता है, और जैसे ही वो पल्स नेगेटिव साइड में जाती है कैपेसिटर वापस से डिस्चार्ज हो जाता है। फिर पॉजिटिव आती, फिर चार्ज होने लगता है, और उतने में नेगेटिव आ जाती है, वो फिर डिस्चार्ज हो जाता है। तो यानी ये कैपेसिटर जो है वो कभी पूरा चार्ज हो ही नहीं पाता है यहाँ पर। और क्योंकि ये पल्स जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से चल रही है। और कैपेसिटर की दोस्तों एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि कैपेसिटर जो भी है वो डीसी वोल्टेज को ब्लॉक करता है और एसी वोल्टेज को वो पास कर देता है अपने अंदर से। यानी कि अगर आप यहाँ से एसी सप्लाई देंगे तो ये कैपेसिटर से आर पार निकल जाएगी और इधर आ जाएगी और ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। और यहाँ पर सेम वही सिनेरियो हो रहा है, क्योंकि ये पल्सेस एसी की तरह ही चल रही हैं। कैपेसिटर इसको भी एसी सप्लाई समझ के इसको अपने में से पास होने दे रहा है। तो पास होने से क्या हो रहा है, वही शॉर्ट सर्किट वाला सिनेरियो क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो जब शॉर्ट सर्किट वाला सिनेरियो जो हमने यहाँ आउटपुट कैपेसिटर पे हमने किया था वही सेम अब इस तरफ क्रिएट हो गया। तो उसी की वजह से जो हमारा सीरीज लैंप है वो भी बार बार ब्लिंक कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि यहाँ शॉर्टिंग है कोई। तो ये इशू दोस्तों इस डायोड की वजह से आता है कि अगर आपका डायोड जो है वो शॉर्ट हो गया है और वो जो पल्सेस आ रही हैं उनको रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाएगा, और चार्ज नहीं होगा तो वो आउटपुट पे आपको वोल्टेज नहीं देगा। और जो सीरीज लैंप है वो आपको साथ में ब्लिंक करके आपको बता रहा है कि आपकी सेकेंडरी साइड में कुछ शॉर्टिंग है। तो उसी तरह से अगर ये शॉर्टिंग की जगह हम इस डायोड को ओपन कर दें यहाँ से, तो क्या होगा दोस्तों, तब तो सारा खेल ही खत्म हो गया, यहाँ से आउटपुट ही नहीं जाएगी आगे। ये डायोड अगर ओपन कर दिया हमने तो आउटपुट तो आगे पास होगी नहीं। जब आउटपुट आगे पास नहीं होगी तो क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ शॉर्टिंग नहीं होगी, सीरीज लैंप ग्लो नहीं करेगा क्योंकि शॉर्टिंग नहीं है, डायोड ओपन हो गया है। ओपन होने से क्या हो रहा है कि आगे की सप्लाई बंद हो गई। तो जब इस तरफ सप्लाई बंद हो जाएगी आपकी, तो यहाँ से जो फीडबैक जा रहा है आपकी PWM कंट्रोलर आईसी को, वो फीडबैक भी नहीं जाएगा। और जब वो फीडबैक नहीं जाएगा तो आपकी आईसी जो है वो अपनी मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल तक स्विचिंग करने की कोशिश करेगी और वोल्टेज को वो बढ़ाएगी। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपकी जो PWM कंट्रोलर आईसी है वो जब मैक्सिमम स्विचिंग लेवल पे पहुंच जाती है तो वहां पहुंचकर उसका एक फीचर होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन का, तो वो OLP में चली जाती है वहां पर ओवरलोड प्रोटेक्शन में। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो ऑटो रीस्टार्ट हो जाती है। तो वो आईसी बार बार रीस्टार्ट होगी
वो फिर से स्विचिंग शुरू करेगी, फीडबैक नहीं आ रहा है तो मैक्सिमम स्विचिंग तक जाएगी, और जैसे ही स्विचिंग मैक्सिमम पे पहुंचेगी वो OLP मोड एक्टिवेट हो जाएगा और आईसी आपकी वहां रीस्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो स्विचिंग की जो ड्यूटी साइकिल है वो बार बार कम ज़्यादा होगी, जिससे आउटपुट पे जो वोल्टेज आने चाहिए हमें सेकेंडरी साइड में या ऑक्सिलरी साइड में जो वोल्टेज हमें मिलेंगे वो फ्लक्चुएट करेंगे, क्योंकि आईसी जो है वो अपनी ड्यूटी साइकिल कहीं भी फिक्स नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसको फीडबैक नहीं मिल रहा है। और जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक यही प्रोसेस जारी रहेगा, और आपको VCC कैपेसिटर जो होता है हमारा वहां पर भी फ्लक्चुएशन मिलेगी आपको, और जो हमारा इनपुट DC कैपेसिटर होता है वहां भी आपको फ्लक्चुएशन मिलेगी। तो ये इशू जो है ये आता है इस डायोड के ओपन हो जाने से दोस्तों। तो शॉर्ट होने से क्या होगा, ये सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, और ओपन होने से क्या होगा, फीडबैक नहीं जाएगा, और फीडबैक ना जाने की वजह से PWM कंट्रोलर आईसी जो है वो बार बार ड्यूटी साइकिल को कम ज्यादा करती रहेगी, रीस्टार्ट होती रहेगी, और जो ऑक्सिलरी कॉइल वाला जो सेक्शन है वहां पर बार बार वोल्टेज कम ज्यादा होते रहेंगे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी इस डायोड के ओपन हो जाने की वजह से। तो ये डायोड का क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये डायोड हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, इसके बाद ये एक इंडक्टर यहाँ लगा होता है। कुछ SMPS मॉड्यूल में आपको इंडक्टर मिलेगा, कुछ में नहीं भी मिलेगा, जरूरी नहीं है हर SMPS में लगा हो, लेकिन जिसमें भी लगा हुआ है मैं आपको उसके हिसाब से ही बता रहा हूँ। ये इंडक्टर अगर ओपन हो जाए किसी वजह से, शॉर्ट तो ये होता ही है, जब इंडक्टर लगा है तो आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आपको शॉर्ट ही मिलेगा। अगर ये ओपन हो जाए, मान लीजिए ये वायर ब्रेक हो जाए, जल जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए इस पे, तो उस केस में इस SMPS में क्या दिक्कत आएगी। तो इस बार हम इसको इंडक्टर को रिमूव करके देखते हैं। तो यहाँ हमारा इंडक्टर लगा कहाँ हुआ है दोस्तों, ये इंडक्टर है हमारा, ये वाला। तो इस इंडक्टर को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और ये डायोड को जो शॉर्ट किया हुआ है इसको भी हटा देते हैं, शॉर्ट इसका। तो ये इंडक्टर हमारा दोस्तों बाहर निकल गया है। अब हम इस इंडक्टर के बिना इस पावर सप्लाई को ऑन करके देखते हैं कि क्या इशू आता है इसके अंदर। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हमारा जो टेस्ट लैंप है वो ग्लो हुआ था और उसके बाद बंद हो गया। अब हम यहाँ पर आउटपुट चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। देखिए, इंडक्टर के बाद में तो हमें कोई आउटपुट मिलेगी नहीं, क्योंकि इंडक्टर ओपन हो गया तो आगे आउटपुट जाएगी नहीं। और इंडक्टर से पहले जो है, देखिए दोस्तों, आउटपुट हमारी कितनी आ रही है, 25 वोल्ट के आसपास आ रही है, जबकि ये हमारा जो एडाप्टर है ये कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का। सिर्फ इंडक्टर निकालने की वजह से आप देख सकते हैं कि आउटपुट इसमें 25 वोल्ट के करीब आ रही है। तो अब इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये इंडक्टर अगर ओपन हो गया तो उस केस में क्या होगा, इस तरफ सेकेंडरी में जो वोल्टेज बन रहे हैं वो इस डायोड से रेक्टिफाई हो रहे हैं और वो इस कैपेसिटर को चार्ज भी कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो सब सही है। अब ये इंडक्टर ओपन हो जाने से क्या हुआ कि ये जो आउटपुट वोल्टेज जो इस तरफ जा रही थी हमारी आउटपुट साइड में, वो यहाँ से कट गई है। तो अब आउटपुट पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए। वोल्टेज कहाँ मिलेगी, सिर्फ यहाँ तक। अभी हमने जो टेस्ट किया, आउटपुट पे हमें वोल्टेज कितना आ रहा था, 0। लेकिन यहाँ जब हमने प्रोब लगाई मल्टीमीटर की तो यहाँ हमें 25 वोल्ट के आसपास मिल रहे थे। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, जो 12 वोल्ट का हमारा एडाप्टर है तो यहाँ 25 वोल्ट क्यों आ रहे हैं दोस्तों हमें, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो आउटपुट इस तरफ नहीं आ रही है तो उसकी वजह से फीडबैक सेक्शन काम नहीं कर रहा है। तो फीडबैक आपका जा नहीं रहा है, और फीडबैक ना जाने की वजह से आपका PWM कंट्रोलर जो है वो अपनी स्विचिंग की जो ड्यूटी साइकिल है उसको बढ़ा रहा है। अब ड्यूटी साइकिल बढ़ने की वजह से आपको आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेज मिल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम इसकी इंडक्टर के ओपन होने की वजह से होती है। अब हर SMPS में आपको इंडक्टर नहीं भी मिलेगा दोस्तों, तो जिसमें लगा है उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें नहीं लगा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इंडक्टर नहीं है और आपको लग रहा है इंडक्टर आपका ओपन है तो आप सिंपली उसको शॉर्ट कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा उससे। ये सिर्फ एक वायर का टुकड़ा होता है छोटा सा, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको जंपर कर देंगे तब भी आपकी SMPS चालू हो जाएगी। तो अब हम ये जो इंडक्टर है हमारा, इसको वापस लगा देते हैं।
तो ये दोस्तों हमने इंडक्टर को वापस लगा दिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो है, अब इस आउटपुट सेक्शन के जो 3 कंपोनेंट मेन होते हैं दोस्तों, एक डायोड हो गया, एक कैपेसिटर हो गया और किसी किसी केस में इंडक्टर हो गया। तो इन तीनों की क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हमने चेक कर लिया। अब हम दोस्तों आते हैं फीडबैक सेक्शन पे। तो फीडबैक सेक्शन में सबसे पहले यहाँ 2 रेजिस्टेंस लगी होती हैं जो वोल्टेज डिवाइडर पे, R1 और R2। तो पहले हम ये जो R1 रेजिस्टेंस है हमारी, इसको ओपन करते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारी R1 रेजिस्टेंस है, ये वाली, ये हमारा TL431 यहाँ लगा हुआ है और ये आगे हमारा PC817 ऑप्टो कपलर भी लगा हुआ है। तो ये R1 वाली जो रेजिस्टेंस है इसको मैंने ओपन कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसको ओपन करने के बाद में आउटपुट पे हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों। तो सप्लाई को मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी तेज़ी से हमारा जो सीरीज लैंप है वो ग्लो किया था। और SMPS की आउटपुट भी देख लेते हैं कितनी आ रही है। देखिए दोस्तों आउटपुट पे हमें वही 25 वोल्ट के आसपास मिल रहे हैं और फ्लक्चुएशन भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। अब इसका रीज़न क्या है दोस्तों? तो इसका भी वही सिंपल रीज़न है कि इस रेजिस्टेंस को अगर हमने ओपन कर दिया है तो जो आउटपुट के पॉजिटिव वोल्टेज है वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से TL431 को हमारे 2.5 वोल्ट की रेफरेंस वोल्टेज नहीं मिल रही है और वो इस ऑप्टो कपलर को ड्राइव नहीं कर रहा और ऑप्टो कपलर ड्राइव ना होने की वजह से फीडबैक नहीं जा रहा है। फीडबैक ना मिलने की वजह से उसको ये लगता है कि आउटपुट पे वोल्टेज नहीं पूरे हो रहे हैं, तो वो अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ाता जाता है लगातार ताकि आउटपुट पे वोल्टेज पूरे हो जाएं और फीडबैक आ जाए। लेकिन हमारा फीडबैक सेक्शन में ही फॉल्ट है, उसकी एक रेजिस्टेंस ओपन हो गई है, इस वजह से फीडबैक नहीं आ रहा है और PWM IC अपना पूरा जोर लगा रहा है, फिर भी फीडबैक उसको नहीं मिल रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बार बार IC भी रीस्टार्ट होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन में जाके और आपकी जो आउटपुट है उस पर वोल्टेज आपके फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं। तो ये दोस्तों कारण हो गया R1 के ओपन होने से। तो अब दोस्तों हम R1 को वापस लगा देते हैं। अब हम R2 को ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये अब मैंने इसमें से R2 की जो रेजिस्टेंस है इसको ओपन कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसको ओपन करने के बाद में हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों। अब ये दोस्तों मैंने सप्लाई ऑन कर दी है। हमारा जो टेस्ट लैंप है वो बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारी आउटपुट में कोई शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पावर इंडिकेटर हमारा ऑन हो गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार हम आउटपुट चेक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ हमें आउटपुट में 3.5 3.6 वोल्ट ही मिल रहे हैं सिर्फ। हमारा एडाप्टर कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का, लेकिन हमें आउटपुट कितनी मिल रही है? 3.5 3.6 वोल्ट। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? अब हमने क्या किया है, इस बार हमने ये R2 को ओपन कर दिया है, ये लाइन हमने यहाँ से कट कर दी है। तो अब ये कट करने से क्या हो रहा है, ये ग्राउंड लाइन यहाँ नहीं पहुँच रही है। जो ये ग्राउंड लाइन है ये यहाँ नहीं आ रही है, यहाँ से हमने काट दिया है इसको, कनेक्शन को। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही SMPS अपनी स्विचिंग शुरू करती है तो वोल्टेज बनने शुरू होते हैं आउटपुट में। तो आउटपुट में जब वोल्टेज बनते हैं तो वही वोल्टेज यहाँ आ जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ वोल्टेज डिवाइडर नहीं रहा, डिवाइडर की एक रेजिस्टेंस हमने हटा दी है, तो ये सिंपल एक रेजिस्टेंस सीरीज में लग गई TL431 के रेफरेंस पिन पे। तो अब ये जितने वोल्टेज यहाँ बन रहे हैं ये पूरे के पूरे वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पास हो रहे हैं। तो कुछ वोल्टेज तो ये रेजिस्टेंस ड्रॉप कर देगी और बाकी रेजिस्टेंस से आगे चले जाएंगे वोल्टेज, वो पहुँच जाएंगे रेफरेंस पिन पे। तो हमें वोल्टेज जो मिल रही है वो मिल रही है 3.5 वोल्ट। तो अब इस केस में क्या हमें समझ में आया दोस्तों कि यहाँ से जब वोल्टेज बनने शुरू हुए तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, 1 वोल्ट हुआ, 2 वोल्ट हुआ, 3 वोल्ट हुआ, फिर 3.5 वोल्ट पे पहुँचे। तो जैसे ही 3.5 वोल्ट पे पहुँचे, यहाँ पर 3.5 वोल्ट आया, 1 वोल्ट ये रेजिस्टेंस ने ड्रॉप कर लिया,
2.5 वोल्ट ये रेफरेंस पिन पे आ गए TL431 के, और जैसे ही 2.5 वोल्ट आए तो क्या हुआ दोस्तों, इसने ये फीडबैक सेक्शन को ऑन कर दिया और जो हमारा PWM कंट्रोलर है उसको फीडबैक मिल गया। फीडबैक मिलने का मतलब क्या है, उसको ये समझ में आ गया कि आउटपुट पे 12 वोल्ट आ गए हैं, इसीलिए फीडबैक आ गया। तो जैसे ही फीडबैक आया उसने ड्यूटी साइकिल अपनी वहीं रोक दी। अब तब तक एक्चुअल में तो हमारे वोल्टेज कितने बने, 3.5 वोल्ट के आसपास। तो 3.5 वोल्ट बनते ही फीडबैक चला गया और उसने ड्यूटी साइकिल को वहीं रोक लिया और हमें आउटपुट पे कितने मिलने लग गए, 3.5 वोल्ट। अब वो वोल्टेज और बढ़ेंगे नहीं क्योंकि फीडबैक ऑन है। और अगर इस रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट कर दें यहाँ पे, तो दोस्तों हमें यहाँ 3.5 वोल्ट जो आउटपुट पे मिल रहे हैं उसकी जगह मिलेंगे 2.5 वोल्ट, क्योंकि फिर तो आउटपुट आते ही यहाँ कोई ड्रॉपिंग नहीं होगी वोल्टेज की, यहाँ तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी ना अगर इसको शॉर्ट कर दिया तो फिर तो 2.5 वोल्ट आते ही इसको यहाँ रेफरेंस मिल जाएगी और ये फीडबैक दे देगा आगे PWM को, और ये वोल्टेज आउटपुट पे 2.5 वोल्ट आ जाएंगे हमारे। तो समझ गए दोस्तों कि हमें आउटपुट पे ये लो वोल्टेज क्यों मिल रहे हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसको हमने रेजिस्टेंस को ओपन किया है, इसको वापस लगा देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हमने वापस लगा दी दोस्तों। अब हम अगला क्या करेंगे इसमें कि अब हम ये जो ऑप्टो कपलर की रजिस्टर है, ये जो ऊपर से आ रही है रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है, ऑप्टो कपलर की ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, अगर इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो भी वही होगा दोस्तों। अगर ये रेजिस्टेंस ओपन हो गई, यहाँ से कट गई, तो पॉजिटिव सप्लाई जो है वो तो एलईडी को मिलेगी नहीं। यहाँ से भले ही हमारे पास फीडबैक आ जाए, रेफरेंस वोल्टेज आ जाए, ये नेगेटिव सप्लाई भी इधर से आ जाएगी, लेकिन अगर ऊपर से पॉजिटिव ही नहीं आ रही है तो ये एलईडी तो ऑन ही नहीं होगी, और ऑन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फीडबैक नहीं जाएगा, और फीडबैक नहीं जाएगा तो क्या होगा, फिर से वही आउटपुट पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे और फ्लक्चुएशन होने लगेगी दोस्तों। तो इसको ओपन किए बिना ही मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको रहने देते हैं। ये इसके ओपन होने से फीडबैक सेक्शन बंद हो जाएगा, और फीडबैक सेक्शन के बंद होने से जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, वही प्रॉब्लम इसमें भी आएंगी। अब हम दोस्तों चलते हैं कि अगर ये TL431 जो है हमारा, इसकी ये जो दो लेग्स हैं ये शॉर्ट हो जाएं, TL431 ही अगर हमारा शॉर्ट हो जाए, इसको हम अगर इस तरह से शॉर्ट कर दें यहाँ पे, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, तो इसको करके देख लेते हैं। तो TL431 हमारा ये लगा हुआ है, ये 1 नंबर पिन है, ये 2 है, ये 3 नंबर है। तो हम 2 और 3 नंबर पिन को शॉर्ट कर देते हैं। तो ये 2 और 3 नंबर पिन को मैंने शॉर्ट कर दिया है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है इससे। सप्लाई ऑन हो गई है, एलईडी इंडिकेटर आप देखेंगे बहुत हल्का सा डिम सा ऑन हो गया है, ये जल रहा है लेकिन बहुत ही लाइट डिम जल रहा है। आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार इसमें। आउटपुट आ रही है हमारी 1.8 या 1.9 वोल्ट के आसपास। तो अब ये 1.8 और 1.9 वोल्ट का क्या खेल है, अब इसको भी देख लीजिए। TL431 को हमने यहां से शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट करने से क्या हुआ दोस्तों, TL431 ये शॉर्ट कब होता है, जब फीडबैक आता है, जब ऊपर वोल्टेज पूरे हो जाते हैं और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है वो हमें रेफरेंस वोल्टेज पे 2.5 वोल्ट देता है, तब ये दोनों पॉइंट जो हैं शॉर्ट हो जाते हैं इंटरनली, और हमारी ये एलईडी जो है ये ऑन हो जाती है। तो अभी हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहे हैं 1.8 वोल्ट। अब TL431 को अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो इसका मतलब ये यहाँ है ही नहीं। एक तरीके से आपने इस एलईडी की ये जो कैथोड पिन है इसको आपने सीधा ग्राउंड कर दिया है। तो ये जब सीधा ग्राउंड हो गई तो एलईडी को ऑन होने के लिए अब क्या चाहिए, उसको पॉजिटिव साइड से वोल्टेज चाहिए बस, ग्राउंड तो उसको डायरेक्ट मिल रहा है अब। तो जैसे ही आपने एसएमपीएस को ऑन किया और वोल्टेज यहाँ बढ़ने शुरू हुए,
और वोल्टेज जैसे ही यहाँ 1.8 1.9 वोल्ट पहुँचे तो 1 वोल्ट जो है आपकी ये रेजिस्टेंस ने ड्रॉप कर दिए और 0.8 0.9 वोल्ट जो हैं वो इस एलईडी पे गए और एलईडी ऑन हो गई। 1 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गए और 0.8 वोल्ट जो हैं वो इस एलईडी पे आ गए, जिससे ये एलईडी ऑन हो गई। एलईडी के ऑन होते ही फीडबैक चला गया और पीडब्ल्यूएम ने अपनी ड्यूटी साइकिल को वहीं फिक्स कर लिया और आउटपुट वोल्टेज आपकी 1.8 1.9 वोल्ट पे ही फिक्स हो गई, क्योंकि उसको फीडबैक मिल गया। तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों ये, कि अगर आपका TL431 शॉर्ट हो जाएगा तो आपको आउटपुट पे कम वोल्टेज मिलेंगे। अगर आपकी ये R2 जो रेजिस्टेंस है ये ओपन हो जाएगी तब भी आपको आउटपुट पे कम वोल्टेज मिलेंगे। तो अगर आउटपुट पे कम वोल्टेज आ रहे हैं तो ये दो कंपोनेंट आपको चेक करने बहुत ज़रूरी हैं उस केस में। अब इसको ओपन कर देते हैं हम दोस्तों, और अब हम देखते हैं कि अगर ये एलईडी ही हमारी शॉर्ट हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो इसको अब हम शॉर्ट कर देते हैं और इसको हम शॉर्ट करके ये देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि एलईडी हमारी ख़राब है, तो उस केस में क्या दिक्कत आ रही है हमें वो देख लेते हैं। ये हमारी एलईडी है दोस्तों, इसको शॉर्ट कर दिया हमने। अब ये एलईडी हमारी शॉर्ट हो चुकी है यहाँ पर ऑप्टो कपलर की। अब हम देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है इसकी वजह से। ये मैंने सप्लाई ऑन कर दी। अब आप देखेंगे कि यहाँ शॉर्ट सर्किट जैसा कंडीशन क्रिएट हो गई है और हमारा जो सीरीज लैंप है वो बार बार ग्लो कर रहा है। आउटपुट के वोल्टेज भी देख लेते हैं एक बार। वोल्टेज भी ज़्यादा आ रहे हैं और वो रुक नहीं रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब क्या प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, जब आपने ये इस एलईडी को शॉर्ट कर दिया तो अब ये एलईडी तो ऑन होगी नहीं कभी भी। तो जब ऑन नहीं होगी तो क्या होगा, फीडबैक नहीं जाएगा। तो फिर से वही प्रॉब्लम कि फीडबैक नहीं जा रहा है, आईसी बार बार ड्यूटी साइकिल को कम ज़्यादा कर रही है, रीस्टार्ट हो रही है, जिसकी वजह से आउटपुट के वोल्टेज भी कम ज़्यादा हो रहे हैं और फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो ये एक ही प्रॉब्लम बार बार इसमें आती है। इधर के कोई भी कंपोनेंट ख़राब होने से अगर फीडबैक बंद हो गया है तो वही सेम प्रॉब्लम आपको हर बार देखने को मिलेगी कि आउटपुट के वोल्टेज बढ़ गए हैं, वो फ्लक्चुएट भी हो रहे हैं और साथ में आपका सीरीज लैंप जो है वो भी बार बार ब्लिंक करेगा, ये बताने के लिए कि कुछ सर्किट के अंदर में शॉर्ट हो गया है। अब हम ये एलईडी की शॉर्टिंग को हटा देते हैं दोस्तों। अब हम ये ऑप्टो कपलर के दूसरी साइड पे इस तरफ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है ये वाला, इसको अगर शॉर्ट कर दें इसकी आउटपुट को तो क्या होगा वो चेक करते हैं दोस्तों। तो ये है वो ऑप्टो कपलर का दूसरा एंड। तो इस दोनों लेग्स को इसकी हम शॉर्ट कर देते हैं। तो ये हमने ऑप्टो कपलर की जो ट्रांजिस्टर वाली साइड है उसको हमने शॉर्ट कर दिया है। तो अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है वो एक बार देखते हैं। ये दोस्तों मैंने पावर सप्लाई ऑन कर दी है, सीरीज लैंप हमारा बिल्कुल बंद है और एलईडी इंडिकेटर भी नहीं ऑन हुआ है, वो भी बंद ही पड़ा हुआ है। सप्लाई एक बार मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए, ये देखिए सप्लाई ऑन है। अब आउटपुट चेक करते हैं। देखिए दोस्तों आउटपुट भी ज़ीरो है, आउटपुट पे भी कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल डेड है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है ये देख लेते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी ये दोनों लेग्स को हमने शॉर्ट कर दिया है। तो इंटरनली इस तरह से भी प्रॉब्लम आती है कि आपका ये जो ट्रांजिस्टर है ऑप्टो कपलर का ये शॉर्ट हो जाता है कई बार। तो जब ये शॉर्ट हो गया उस केस में क्या हो रहा है, इसका काम क्या था कि जब फीडबैक आ जाए तब इसको ये जो ग्राउंड लाइन है ये इस ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ फीडबैक लाइन पे देनी होती है। लेकिन अगर ये शॉर्ट हो गया तो ये ग्राउंड लाइन डायरेक्ट ही फीडबैक पे जा रही है। तो जैसे ही आपने सप्लाई ऑन की इमीडिएटली फीडबैक भी ऑन हो गया साथ के साथ ही।
तो आईसी ये समझ रही है कि फीडबैक तो आ रहा है, इसका मतलब आउटपुट पे वोल्टेज आ रहे हैं, तो वो स्विचिंग शुरू ही नहीं कर पाती है, फीडबैक पहले से ही मौजूद है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि स्विचिंग भी नहीं हो रही है कोई, क्योंकि फीडबैक पहले से मौजूद है। और जब स्विचिंग नहीं हो रही है तो आउटपुट तो वैसे ही नहीं मिलनी है आपको कोई भी, तो इसलिए हमें कोई आउटपुट भी नहीं मिल रही है और फीडबैक उसको डायरेक्ट से मिल रहा है। हम यहीं से डायरेक्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया और फीडबैक लाइन सीधा जुड़ गई उसके साथ ही। तो ये इशू हो गया। आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है ऑप्टो कपलर का, अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो उस केस में आपकी सप्लाई बिल्कुल डेड हो जाएगी, आपको आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि स्विचिंग ही बंद हो गई, आईसी को सीधा ही फीडबैक मिल रहा है। अब हम इसकी जो शॉर्टिंग है इसको हटा देते हैं। तो ये मैंने शॉर्टिंग इसकी अब हटा दी है। अब दोस्तों अगर ये मान लेते हैं कि ये शॉर्ट होने की जगह अगर ये ओपन हो जाए ट्रांजिस्टर, इंटरनली ये ट्रांजिस्टर ही ओपन हो गया, फीडबैक आए या ना आए ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है, खराब हो गया ये, तो क्या होगा दोस्तों? तो कभी फीडबैक ही नहीं जाएगा। अगर ये ओपन हो गया तो ये लाइन कभी मिलेगी ही नहीं इसको, इधर से फीडबैक आ रहा है तब भी ये कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये खराब है, और कंडक्ट नहीं करेगा तो आईसी को फीडबैक नहीं मिलेगा। फीडबैक नहीं मिलने से क्या होगा कि वो फुल ड्यूटी साइकिल पे स्विचिंग करेगी, आउटपुट पे वोल्टेज ज़्यादा आएंगे, वो फ्लक्चुएट करेंगे, आईसी भी बार बार रीबूट होती रहेगी, ओवरलोड प्रोटेक्शन की वजह से आईसी भी बार बार रीबूट होती रहेगी आपकी। तो ये सब समस्याएं जो हैं ये सब फीडबैक सेक्शन की वजह से आती हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों आउटपुट और फीडबैक सेक्शन, जो मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैंने एक एक कंपोनेंट के बारे में आपको साथ साथ में बताया भी है, उस कंपोनेंट को शॉर्ट करने से या ओपन करने से क्या फॉल्ट आ रहा है और वो क्यों आ रहा है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अब ये आउटपुट सेक्शन और फीडबैक सेक्शन के जो जो कंपोनेंट हैं इनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उनकी वजह से आउटपुट में क्या क्या प्रॉब्लम मिलती है हमें देखने को, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट दोस्तों बचा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको दूं, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो इसको ज़रूर लाइक करें, और अगर दोस्तों ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।